बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। सर, सीधा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। सीधा पहला सवाल आपने। हम सीधा ही जानते हैं, इसीलिए तो सर जानते हैं। एकदम ठेठ बिहारी हैं आप, एकदम सीधा छक्का लगाते हैं। ठीक, सीधा मैंने ठेठ बिहारी नहीं, ठेठ मगहिया हम हैं। ठेठ मगहिया फ्रॉम गया। सर, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि ये आपका जो विजन है, आपके जो मंत्रालय का विजन है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। जैसे भारत 2047 में विकसित भारत बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो आपके मंत्रालय का विजन क्या है सर? देखिए, प्रारंभ से ही हमारे दिमाग में बनती है बात कि जो समाज के सबसे नीचे तबके के मत हैं, नीचे का मतलब है कि आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनको विकास किए बिना हमारा समाज का, देश का, राज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसमें हम एग्जाम्पल साइट करते हैं कि जब हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था, धन धान्य से पूर्ण था हिंदुस्तान, दूध घी की नदियाँ बहती थी, वो कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ नहीं होती थी उस समय वाटर सिस्टम चलता था। एक जिनिस जो बनाते थे, कोई दूसरा जिनिस बनाते थे, दोनों का आदान प्रदान होता था और वो सूक्ष्म उद्योग जिसको कहते हैं उसी से चलता था। दर्जी का काम करने वाले हैं, वो जूता बनाने वालों से बदलाई करते थे, कोई तेल बनाने वाले हैं तो और चावल उगाने वाले से बात करते थे। इस तरह से काम चलता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमको विभाग मिला है जिसमें कहा था माइक्रो, तो माइक्रो मतलब वही सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म में विभाग के चलते सूक्ष्म लोग जो काम में लगे हुए हैं, उनको जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक हम समझते हैं न तो बेरोजगारी उठेगी और न तो फिर हम किसी प्रकार से आत्म स्वावलंबी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है मांझी जी ने कि जब तक जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो कामगार हैं, जो अपना रोजगार करते हैं, उनको नहीं जोड़ा जाएगा, सरकार की ओर से मदद नहीं दी जाएगी, तब तक जो है देश तरक्की नहीं कर सकता है। सर, अब केंद्र की राजनीति होगी क्या? अब प्रदेश की राजनीति, बिहार वाली राजनीति छोड़ के अब केंद्र की राजनीति होगी पूरी तरह से? देखिए, ये बात हम कहना चाहते हैं, ये जरा अप्रासंगिक हो जाएगी बात। हमारा उम्र 80 वर्ष चल रहा है और 45 वर्ष की राजनीति मेरी है। मैं ऐसे परिवार से आया हूँ जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं करेंगे कि उस परिवार से भी आदमी यहाँ आ सकता है। तो हमने एक बनाया था सूत्र कि 75 वर्ष के बाद किसी भी पॉलिटिशियन को चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहिए। हम इस पर आमादा थे, लेकिन 2020 में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमको बाध्य किया कि नहीं, एक बार चुनाव आप लड़िए। पता नहीं उनका क्या दिमाग में बात थी। तो 2020 में हम लड़ गए और लड़ गए तो चुनाव जीत गए। अब इस बार तो एकदम मन में सोच लिया था कि हर हालत में अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव हमारा अगला पीढ़ी के लोग लड़ेगा। ठीक है। लेकिन स्थितियाँ कुछ बदल गई। क्या कि हम माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे। राजनीति में कसमा कसमी नहीं होती है, लेकिन हमने कसम खाया था नीतीश कुमार के लिए कि भाई आपको हम नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार, ये 2014-15 की बात है एकदम। हाँ, 14-15 में, चूँकि हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है। तो उसके बाद हालांकि हम हट गए या हटा दिए गए, वो तो आप लोग सोचिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम और हमारा परिवार यही सोचता था कि आखिर मुख्यमंत्री हो जाने के बाद तो कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा मेरी बढ़ी है। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है। लेकिन इस बार जो 2024 की जो बात, 23 की बात होने लगी, चुनाव की बात आई तो पार्लियामेंट का, तो उस समय उन्होंने कहा कि आप अपना पार्टी को, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर चलाते हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी को हमें मर्ज कर दीजिए। नीतीश कुमार जी ने। हम कहा कि हम मर्ज नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाए हैं वैसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, चाहे जिस जात के हैं। हम दुनिया में यही दो जात जानते हैं, एक गरीब और एक अमीर की, और उसी की राजनीति में करता हूँ। और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो हम इस चीज़ को ये नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम हट जाओ, हमारे पार्टी से हट जाओ। अच्छा, तो हम उनके गठबंधन। अच्छा, और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। नीतीश कुमार जी ने आपके ऊपर चिल्लाया भी था विधानसभा में कि हमने मंत्री बनाया, तमाम बातें हुई, काफ़ी मतलब जो है बीच में तुम बोला चली बात हुई थी, वो अलग बात है। लेकिन अच्छा, कुछ दिनों पहले एक फोटो जो है डली है आप और नीतीश कुमार जी, उसके बाद ये, उस घटना के बाद ये बात हुई थी जी। तो
हमने उनको यही कहा कि भाई हम तो मिलेंगे नहीं या मर्द तो नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि तुम हट जाओ। तो हमारा पुत्र था मंत्री उनके के यहाँ, जी। हम अपने पुत्र को कहा कि भाई मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया। हम फिर एनडीए में चले आए। तब जो हम आपसे परिस्थिति कहते हैं कि फिर पॉलिटिक्स में कैसे आ गए, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। हमारा बच्चा संतोष कुमार सुमन 6 बरस के लिए एमएलसी था, 24 में उसका टर्म पूरा हो रहा था जी। और इसी समय ये सब घटनाक्रम हो गई। जब एनडीए में हम आ गए तो संतोष कुमार 6 बरस के लिए और एमएलसी हो गया है। अब 30 बरस, उन्हें 2030 के लिए तक के वो एमएलसी हो गया। एक चीज़ हम वहाँ छोड़े थे मंत्रिमंडल, तो एक विभाग था शेड्यूल कास्ट विभाग, और यहाँ जब आ गए तो 3 विभाग मिल गया। बिल्कुल। तो हम सोचा कि ये 6 बरस उसको लीज मिल गया है और विभाग भी मिल गया है, तो अब गया के पॉलिटिक्स तो हमको करना पड़ेगा लाचारी। और गया के भलाई के बारे में हमारे दिमाग में बात उठती थी कि हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, हम गया के लिए कोई कर नहीं सके। मन में एक मनसा थी और यही मनसा के बाद आए चुनाव लड़ने की बात है। हमको एक टिकट मिला, गया से मिला, हम चुनाव जीते। और जब अच्छा, एक टिकट से जीते और मोदी जी ने मंत्री बना दिया। अच्छा, और आप जो है मोदी जी का जैसा बचाव करते हैं वैसा तो बीजेपी वाले नेता भी नहीं करते हैं। तो आपकी और मोदी जी के बीच जो है क्या समीकरण है? मतलब इतना आपसी सम्मान जो है बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, हम तो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अंदर से वैसे आदमी को पहचानते हैं जैसे जौहरी हीरा को पहचानता है, वही शक्ति नरेंद्र भाई मोदी जी में है। जब चुनाव की बात आई, चुनाव जीतने की स्थिति में हम भी थे जी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, जानते हैं, 16 अप्रैल को जनसभा में कहा कि गया वासियों, जीतन मांझी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और वोट दीजिए। वोट मिला, जीते। हम क्या बोले थे जो आज काम हुआ? हम बोले थे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा चुनाव चिन्ह कड़ाही है, कड़ाही खाली है, इस कड़ाही को आप भर दीजिए तो मैं समझता हूँ कि चुनाव जीत जाएंगे। कौन चीज़ से भरिए? कि जब काशी कॉरिडोर बन सकता है जी, तो बोध गया और विष्णुपद कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल। इसको बना दीजिए। दूसरी बात हमने कहा था, यहाँ की जो नदी है सूखी हुई नदी है, फल्गु, इस फल्गु नदी, निरंजना नदी, इसको सोन से पानी ले आके प्रवाहित करवा दीजिए। एक चीज़। और तीसरी चीज़, गया जो एरोड्राम है उसमें मालवाहक विमान नहीं चलते हैं, एक काम कर दीजिए, हमारी कड़ाही भर जाएगी, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हमने तो देखा कि जैसे ही 2 महीना भी हुआ नहीं और आपने देखा कि गया और बोध गया एक कॉरिडोर में शामिल हो गया। और दूसरी बात है कि अमृतसर से कलकत्ता जो एक्सप्रेस वे जा रहा है वो गया हो करके जा रहा है। तो मोदी जी जौहरी हैं जिन्होंने आपके जैसा कोहिनूर जो है उन्होंने पहचाना है, उन्हें पहचाना, गया के लोगों को इज्जत उन्होंने दिया। लेकिन मुख्यमंत्री तो आपको नीतीश जी ने बनाया था, उनको भी हम जो है जौहरी मान लेते हैं। और अब नीतीश जी से बातचीत होती है? 2 दिन पहले आपकी और उनकी फोटो जो है सोशल मीडिया पर आई है, मुस्कुराते हुए बातचीत होती है। यहाँ पर थोड़ा कुछ निगेटिव बात होती है, हम निगेटिव बात में विश्वास नहीं करते हैं, ये बात सही है। मैं भी कहता हूँ, आज चंपई सोरेन की बात आ रही है झारखंड में, मैं उनके प्रति हमदर्द हूँ और यही कहता हूँ कि जो चंपई सोरेन के साथ बात हुई थी वही जीतन मांझी के साथ बात हुई थी। ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में बीती बात को अब कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन बावजूद उसके भी आज भी मैं नीतीश कुमार के पक्षधर हूँ, क्योंकि आज जो मतलब म्यूचुअल सम्मान है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं आप दोनों। हाँ, वो भी सम्मान करते हैं ऐसा हमको लगता है, लेकिन हम तो दिल से आज भी सम्मान करते हैं। ठीक है सर, SC/ST वर्गीकरण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के जब बंद बुलाया जिन लोगों ने, तो आपने उन लोगों को स्वार्थी कहा और कहा कि जो है बड़े भाई लोग जो है छोटे भाई लोग को फल नहीं देना चाहते हैं, हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, इस तरह की बात की। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही और हम इस चीज़ को पूर्ण रूप में एक्सप्लेन करना चाहेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यदि हमारी बात को सचमुच में पब्लिक डोमेन में चल जाएगी तो निश्चित है कि लोगों में जो भ्रांतियां हैं ख़त्म हो जाएगी। देखा जाए, हमने कहा है कि हम 4 भाई अगर हैं, 4 भाई हम लोग काम कर रहे हैं, काम में कुछ ऐसा होता है कि 1-2 भाई थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों गाँव घर में अपना भाई में थोड़ा सा क्या कहते हैं असंतोष पैदा हो जाता है।
तो कहता है भैया ठीक है, हमरा अपना हिस्सा बांट दो, जी तुम कमाओ खाओ, हमरा हिस्सा बांट दो, हम जो मिलेगा उसी में रहेंगे। ठीक है। लाइक वाइज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि भाई या तो उसको क्रीमी लेयर के रूप में कर दीजिए और फिर नहीं तो वर्गीकरण भी उसको कीजिए, तो सेंट्रल कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि वर्गीकरण हम नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा कि तब वर्गीकरण नहीं कि क्रीमी लेयर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा अंबेडकर ने भी कहा था कि क्रीमी लेयर हम नहीं अभी कहेंगे, तो इसलिए उस बात को हम लोग मान लिए क्योंकि कैबिनेट के हम साथी हैं। लेकिन वर्गीकरण के पक्ष में हम थे इसलिए कि हाल ही में जो 4-5 दिन पहले जो कैबिनेट हुआ है, हमने कैबिनेट में कहने की बात किया है और आपको भी हम कहना चाहते हैं मोटा मोटी कि हमारे समाज में जो अन्य तबके के लोग हैं, 22 जातियां बिहार में है, अनुसूचित समाज, हाँ, अनुसूचित जातियां, एससी की, हाँ ऐसे समझो भारत में क्या है वो तो उसकी अगर मीमांसा हो। अगर जाति गणना की बात आती है तो मैं तो कहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जाति गणना होनी चाहिए, इसलिए कि सबसे निचले पैदान पे हैं, इनको विकास करना चाहिए। क्यों कि अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि आरक्षण है वो 10 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज 76 वर्ष हो गया लेकिन एक समीक्षा नहीं हुई है। समीक्षा किस तरह से होनी चाहिए कि समीक्षा दी जाए या नहीं दी जाए, मतलब या जातिगत वर्गीकरण जो है जाति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो होना चाहिए। वो भी एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है। समीक्षा का मतलब ये हुआ कि कौन बढ़ा है, कौन घटा है, किसको और पुश करना चाहिए। अगर कोई गाड़ी चलती है हमारे गया से राजधानी एक्सप्रेस तो 11 घंटा में दिल्ली पहुंच जाती है और पैसेंजर चलती है तो 25 घंटा और 27 घंटा लगाती है, तो गाड़ी को लाने के लिए उसको पुश करना। अगर मैं सही समझ रहा हूं सर, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ जातियों को आरक्षण का फायदा मिला है और उसी तबके की, मतलब उसी ओबीसी में या एससी एसटी में कुछ जातियां हैं जो पीछे रह गई हैं, उनकी पहचान करके उनको फायदा देना चाहिए। आप उदाहरण ले लीजिए, जो उदाहरण मैंने मंत्रिमंडल में बताया है कि पासवान जाति हमारे के यहाँ एक होते हैं, उनकी जनसंख्या है 5.33 जी, और नौकरियों में उनका योगदान है 1.64। ठीक है। उसी प्रकार से रविदास हैं, उनका भी है 5.33। ठीक है। लेकिन उनके योगदान है 2 पॉइंट समथिंग। पासी हमारे धोबी जाति के लोग होते हैं, उनकी जनसंख्या है 0.68, लेकिन भागीदारी है नौकरियों में 3.14 जी। उसी प्रकार से पासी हैं, उनकी जनसंख्या है 2 पॉइंट समथिंग। उसी तरह से जो मुसहर भुइयाँ जिनको कहते हैं, जिनकी आबादी है 3.48 जी, लेकिन नौकरियों में उनकी भागीदारी है 0.26। ये तो बहुत कम है। तो आप जोड़ लीजिए कि जब जिसका जनसंख्या 3.48 है और उसकी भागीदारी है 0.26, तो 76 वर्ष में वो 26 में आया है। आज चिराग पासवान हमारे साथ मंच पर थे, उनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जो क्रीमी लेयर और तमाम चीजें हैं, ये इस तरह के प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, सम्मान की बात ज्यादा है। देखिए, अब उसको जिस रूप में वो बांटें, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जो रोटी हम लोग को खाने को मिलती है, अगर एक भाई 4 रोटी खा रहा है जी, और जो 18 भाई है सो एक रोटी में जी रहा है, तो क्या यही जस्टिस है क्या? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के स्तर पर कह रहा हूं, समूचे भारत में भी ऐसा गणना होगी तो हो सकता है, लेकिन बिहार में हुआ है कि साहब 22 जातियों में 4 जाति हैं जो आरक्षण का 11% लाभ ले रहे हैं। ठीक है। और 18 जातियां हैं जो आरक्षण का 9% भाग ले रहे हैं। उसमें भी जैसे, अच्छा, इस बारे में मोदी जी से कोई बात हुई है क्या? क्योंकि जब आप लोग एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं तो इस मामले में कुछ बात हुई है क्या? क्योंकि सरकार की ओर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है इसको नलिफाइड करने के लिए आप आगे बढ़िए, सरकार जो है कानून लाए। विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अब विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं हुआ। मोदी जी से कुछ बात हुई आपकी इस बारे में? विरोध तो कुछ हुआ ही नहीं। विरोध को ही होता है शेड्यूल कास्ट टूटने। 2 अप्रैल 2018 को आप देखे थे कैसा विरोध हुआ था समूचे हिंदुस्तान में जी, तो वो प्रकार का होता, लेकिन वहाँ तो कुछ हुआ ना। हाँ, कुछ मिलिटेंट टाइप के जो लाठी धरने वाले होते हैं वो जरा इधर उधर तोड़ फाड़ किए, वरना कुछ उसका ये नहीं। चूँकि 18 जातियाँ, और आप लोग ऐसे भी लोग समझ रहे हैं कि ये 18 जातियाँ सबसे पीछे है, इसलिए इन लोगों को भी मदद होनी चाहिए। तो न समाज का मिला और न अपना। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ में जो इस सेशन का समापन करना चाहूँगा, जातिगत जो जनगणना है पूरे सभी जातियों की, सभी लोगों की होनी चाहिए या नहीं? इस मायने में मैं कहता हूं कि आवश्यकता जिसको है, जैसे हम अनुसूचित जाति हैं,
अनुसूचित जनजाति हैं। हम अनुसूचित जाति और जनजाति में इसकी जातीय जनगणना हम जरूर चाहते हैं कि ठीक है, हो। ओबीसी की नहीं। हाँ, ताकि ओबीसी भी है, जो ओबीसी भी को भी होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन सभी के बारे में जो बात होती है ये भारत सरकार पर निर्भर करती है। भारत सरकार ने तो साफ कर दिया जी। है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना करे, ठीक है। जैसे बिहार किया तो सभी गवर्नमेंट को अगर कर ले तो क्या ठीक हर्ज की बात है। जी। बिहार किया है, आज सामने सब बात है, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना तो होनी ही चाहिए, इसलिए कि आज 16% हमारी जनसंख्या मान करके दिया जा रहा है आरक्षण। उतना आरक्षण है भी नहीं, 8% है। ठीक है। और अब जनसंख्या हमारी बढ़ी है तो हम 20% तक हो गए हैं। हमारी मानना है कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या